हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम करने वाले हैं हमारा न्यू लेक्चर नंबर 4। थंबनेल में तो आपने देख लिया होगा कि आज हम कौन सा सम करने वाले हैं। तो आज का हमारा सम रहेगा, वो है सम नंबर 42। बैलेंस शीट किसका? प्रियंका लिमिटेड का। और बैलेंस शीट का डेट कंप्लीट हो रहा है 31/12/2024 का। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? ये वैल्यूएशन निकालनी है। किसकी निकालनी है वैल्यूएशन? गुडविल की निकालनी है। 3 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 3। ठीक है, जो भी हमारी गुडविल आएगी उसका 3 टाइम्स निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकलेगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है। तो आपको बैलेंस शीट दी गई होती है, जहाँ पे आपको शेयर होल्डर फंड्स दिए गए होते हैं। उसके अंदर शेयर कैपिटल दिया जाता है। शेयर कैपिटल के अंदर दो चीजें दी गई होती है आपको, एक तो इक्विटी दिया गया होता है और एक प्रेफरेंस शेयर दिया गया होता है। अब ये जो प्रेफरेंस शेयर है, ये आप कैपिटल एम्प्लॉय जो भी आपका आएगा उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 3 देखा है, सम नंबर 43 किया है जो मैंने, वो देखा है तो आपको पता होगा। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस है, इसका कोई भी रिलेवेंट नहीं है जनरल रिजर्व का। ठीक है, या कोई भी रिजर्व है उसका कोई रिलेवेंसी नहीं है ये सम में, तो इसको तो भूल ही जाओ। ये प्रॉफिट एंड लॉस दिया है आपको, प्रॉफिट ऑफ 2024। ये जो प्रॉफिट है वो 2024 का है, मतलब ये ईयर कब कंप्लीट हो रहा है? 31/12/2024 को। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये करंट ईयर का प्रॉफिट है, जो कि आफ्टर 50% टैक्स है। मतलब टैक्स को माइनस करने के बाद जो टैक्स बचा 2024 का, वो ये रहा 90,000। और यहाँ पे इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल आएगा, क्योंकि एक एडजस्टमेंट आपको ऐसे दी गई है कि इस पॉइंट के साथ ही वो ये वाला सम सोल्व होने वाला है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट आपको पता होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट भी है ऐसी है प्रॉफिट की, जो इसके इसके साथ जुड़ी हुई है, तभी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाती है आपके लिए। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी दी गई होती है, 12% डिबेंचर प्रोविडेंट फंड। क्लियर? तो ये हमारी लायबिलिटी है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर आएगा टोटल लायबिलिटी में। यहाँ पे आपको नॉन करंट एसेट दिया गया है, तो नॉन करंट एसेट में आपको टेंजिबल एसेट दी जाएगी, गुडविल, जो कि हमको लेनी नहीं है। ये बुक्स में जो गुडविल है वो हमें नहीं लेनी है, हमें न्यू गुडविल निकालनी है, तो गुडविल का कैलकुलेशन नहीं होगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको दिया गया है। दो तरह की इन्वेस्टमेंट है, एक यहाँ पे देख सकते हो कि 10% प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है। तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होती है। तो हमें इसको काउंट करना है किसमें? कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन में। अब रिलायंस लिमिटेड 12% डिबेंचर दिया है, लेकिन इन्होंने क्लासीफाई नहीं किया है कि ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है या नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। तो जब क्लासीफाई नहीं करते तो हम इसको क्या मान लेंगे? हम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मान लेंगे, और इसको कहीं पे भी कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। सिर्फ इसका जो इंटरेस्ट होगा 12% 70,000 पे, इसको हम एवरेज प्रॉफिट के कैलकुलेशन में काउंट करेंगे, मतलब कि डिडक्ट करेंगे एवरेज प्रॉफिट में से। वो मैं जब एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा तो आपको समझाऊंगा कैसे है। स्टॉक दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, बैंक बैलेंस दिया हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको दी गई है। क्लियर? तो अभी मुझे करना क्या है, यहाँ पे एडजस्टमेंट देख लेते क्या क्या दी गई है, उसके बाद मैं करूंगा सम की शुरुआत। तो यहाँ पे सबसे पहले वाला पॉइंट दिया है। अब ये पॉइंट को अगर आप ध्यान से रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक में इंक्रीज हो रहा है, एक में डिक्रीज हो रहा है। देखिए, द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग was 50% more than book value। तो मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? बुक वैल्यू से 50% ज्यादा है। मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से 50% ज्यादा है, किसका? लैंड और बिल्डिंग का। लेकिन वाइल द बुक वैल्यू, अब यहाँ पे फर्स्ट शब्द क्या लिखा हुआ रहा है? बुक वैल्यू किसका? प्लांट एंड मशीनरी का। was 25% मोर देन मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट वैल्यू से ही इन्होंने 25% ज्यादा दिखा के रखा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा प्लांट एंड मशीनरी का, वो 125% होगा। तो हमें कितना लेके आना है? 100% लेके आना है, क्योंकि जितनी भी एसेट है
ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग जो भी फिक्स्ड एसेट है वो हमें मार्केट वैल्यू पे शो करनी है व्हाइल कैलकुलेटिंग ऑफ गुडविल। तो ये पॉइंट जो देख रहे हैं हम, ये कैपिटल एम्प्लॉयड के रिलेटेड है। उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दे दिया है 10%, जो कि हमने सोचा था 10% प्रॉफिट होगा, वो हमें यहाँ पे हमने सोच के रखा है। इसको इसके लिए क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। मतलब हमने कितना सोचा था, कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% सोचा था प्रॉफिट होगा, वो हम निकालेंगे कितना होता है। और यहाँ पे थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे इन्होंने बोला है द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 50%, sorry, before 50% tax was increased by rupees 22,500 every year during last 3 years। वो क्या बोलता है कि प्रॉफिट ऑफ द कंपनी जो भी है वो 50% बिफोर टैक्स वाला ले लो, 50% बिफोर टैक्स वाला ले लो, वो हर साल 22,500 इंक्रीज हुआ है कंटिन्यू 3 साल तक। तो जब मैं एवरेज प्रॉफिट वाला पॉइंट कराऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले मुझे जो शुरुआत करनी है, वो शुरुआत ये करनी है कि मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या रहता है, आपको पता होगा कि मुझे सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए किस तरह से रहता है। अगर नहीं पता कि सम की शुरुआत कहाँ करनी है और एंड कहाँ करनी है, तो मेरा लेक्चर नंबर 1 है, वो आप जरूर देख लेना। लेक्चर नंबर 1 में आपको क्लियरली मेंशन दिखेगा कि मैं यहाँ पे सम की शुरुआत कहाँ से कर रहा हूँ, कहाँ से नहीं। मतलब टोटल इंट्रोडक्शन अच्छे से समझाया हुआ है मैंने वहां पे, ठीक है। तो ये लेक्चर अगर आपको ऊपर से ना जाए, इसके लिए मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप लेक्चर नंबर 1 अच्छे से करके आना। तो लेक्चर नंबर 1 देखने के बाद आप लेक्चर नंबर 4 में आओगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम अभी निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या रहता है, टोटल एसेट होती है हमारी और उसमें से माइनस हो जाती है टोटल लायबिलिटी, ठीक है। तो जो हमारा बचता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। लेकिन एक और चीज भी यहाँ से माइनस की जाएगी, अगर बुक्स में आपको प्रेफरेंस शेयर दी है तो वो भी माइनस करेंगे। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया है आपको, 50% मोर देन बुक वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लैंड एंड बिल्डिंग आपको दी है 80,000। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 दी है, तो क्या 100% है। तो 150% कितना रहेगा, 80,000 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 100, तो 1,20,000, ठीक है। तो आपके लैंड एंड बिल्डिंग कितना आ गया, 1,20,000 आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्लांट एंड मशीनरी, वो यहाँ पे 25% का डिफरेंस है ना, वो पहले से ही 125% दिया क्योंकि मार्केट वैल्यू से वो 25% ज्यादा ही दिखाया है। प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 80,000। हम एक्चुअल 100% कितना रहेगा आपका, 64,000 का। हमें तो मार्केट वैल्यू पे दिखाना है, तो मार्केट वैल्यू ये रहा 64,000। उसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी है, मतलब किसी भी एसेट के लिए एडजस्टमेंट नहीं दी है। यहाँ पे दिया 10% प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये आपको बुक वैल्यू पे लेना है। कितना लेना है आपको, 50,000।
उसके बाद आपको दिया है, ये तो लेना नहीं है क्योंकि इसको हमने नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मान लिया है, क्योंकि कुछ इन्होंने क्लासीफाई तो किया नहीं है कि ये ट्रेडिंग है कि नॉन ट्रेडिंग है। इसके लिए हम इसको क्या एज्यूम कर लेंगे, नॉन ट्रेडिंग। करंट एसेट में स्टॉक, डेब्टर्स और बैंक। तो डेब्टर, बैंक। आपको स्टॉक कितना दिया है देख लेते हैं, 70, 270, 130। 70, 270 और 130। अब यहाँ पे हम इसका टोटल कर लेते हैं, 1,20,000 प्लस 64,000 प्लस 50,000 प्लस 70,000 प्लस 2,70,000 प्लस 1,30,000। ये आपका आ जाता है 7,04,000। टोटल एसेट आपके आ गए 7,04,000। अब इसमें से हम करेंगे लेस टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी में हम यहाँ पे आ जाते हैं सीधा, ये इक्विटी तो लेनी नहीं है, प्रेफरेंस बाद में लेंगे हम लास्ट में। उसके बाद रिजर्व में जनरल रिजर्व लेना नहीं है, पीएनएल लेना नहीं है। 12% डिबेंचर ले लेते हैं 80,000। उसके बाद ले लेते हैं हम प्रोविडेंट फंड 70,000। और लास्ट जो हमारा करंट लायबिलिटी है 1,40,000। 1,40,000। तो हमारी टोटल लायबिलिटी कितनी आ जाती है, 80,000 प्लस 70,000 प्लस 1,40,000, 2,90,000। बराबर, 7,04,000 माइनस कर लेंगे 2,90,000, तो 4,14,000 हमारा। ये भी फाइनल आंसर नहीं है, इसमें से आप लेस करोगे 12% प्रेफरेंस शेयर। कितना है आपका 12% प्रेफरेंस शेयर, 1,20,000। ये रहा। तो यहाँ पे आपका जो आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा 4,14,000 माइनस 1,20,000, 2,94,000। क्लियर, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आया। अब सेकंड चीज हम निकालेंगे यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो 2,94,000 इनटू रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। तो हमारा आंसर आया एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 29,400। क्लियर, ये तो बहुत सिंपल था। इसके बाद थर्ड जो मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाता है, वो आ जाता है प्रॉफिट। अब यहाँ पे मुझे वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज करना पड़ेगा। रीजन मैं आपको बताऊं वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्यों लगेगा, क्योंकि प्रॉफिट जो लास्ट 3 ईयर से है वो 22,500 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लास्ट 3 ईयर्स की बात करूं तो मेरा पहले तो करंट ईयर कौन सा चल रहा है, तो करंट ईयर में यहाँ पे देखूंगा, तो करंट ईयर मेरा जो है वो ये रहा। करंट ईयर मेरा ये है 2024। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ईयर। ठीक है, तो ये हो गया 2024। तो मेरा प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स कितना है, 90,000 है। ये रहा प्रॉफिट 50% आफ्टर टैक्स, ये रहा, ठीक है ना, आफ्टर 50% टैक्स। तो 90,000 है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो 22,500 इंक्रीज हो रहा है ना, वो बिफोर टैक्स हो रहा है। ये रहा बिफोर। तो मुझे यहाँ पे बिफोर टैक्स पहले लेके आना पड़ेगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 90,000 है, तो मेरा टैक्स है वो 50% है। तो 50% टैक्स कितना आएगा, 90,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा कितना हो जाएगा, इसको ले लो 1, इसको ले लो 2, तो ये हो जाएगा 1 + 2, तो 1,80,000। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। अब मैं ले लूंगा लास्ट के 3 साल, 2024, 2023 और 2022। तो यहाँ पे लिख दूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 2024 का कितना है, 1,80,000। अब यहाँ पे इंक्रीज हुआ है ना, हर लास्ट 3 साल से इंक्रीज होता जा रहा है। तो 1,80,000 है। तो 2023 में क्या होगा, अब 2023 में काफी बच्चे क्या करते हैं, 1,80,000 में प्लस कर देते हैं 22,500। तो बट ऐसा नहीं है, वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब 2024 है, वो 23 से इंक्रीज हुआ होगा। तो 23 इससे 22,500 कम हुआ। ठीक है। काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती करते थे, यही प्लस कर देते हैं, बस 22,500 माइनस कर दो, 1,35,000। तो लास्ट 3 इयर्स का देख रहे हो आप, 2022 में 1,35 था, 2023 में प्लस 22,500 कर दो, 1,57,500 हुआ, उसमें 22,500 प्लस कर दो, तो 1,80,000 हुआ। ठीक है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, वेट लगेगा। तो सबसे बड़ा वाला वेट यहाँ पे आएगा 3, फिर 2, 1। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट लिख लेते हैं हम। यहाँ पे टोटल वेट आ जाएगा आपका 6, और यहाँ पे 1,80,000 इंटू 3, फर्स्ट ईयर का आ गया 5,40,000। उसके बाद 1,57,500 इंटू 2, 3,15,000। और यहाँ पे आ जाएगा 1,35,000। तो आपका टोटल वेट प्रॉफिट कितना है, 5,40,000, 3,15, 1,35। तो 9,90,000 का आपका आया, टोटल प्रॉफिट आया। अब मैं निकालूंगा टोटल एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे मेरा जो टोटल प्रॉफिट आया ना, उसको डिवाइड कर दूंगा मैं टोटल वेट से। तो 9,90,000 डिवाइडेड बाय 6, ये मेरा हो गया 9,90,000 डिवाइडेड बाय 6, 1,65,000। ये बिफोर टैक्स है और इंटरेस्ट। अब इसमें से मैं लेस करूंगा, यहाँ पे लिख दो टोटल एवरेज प्रॉफिट 1,65,000। अब इसमें से मैं लेस करूंगा आपके ये वाले जो नहीं थे इन्वेस्टमेंट, ये रहा 12%, 70,000 लेंगे इसमें फेस वैल्यू, उसका 12%, इन्वेस्टमेंट कितने का, 12 है ना, तो 12% ऑफ 70,000। क्लियर। तो 8,400 ये हो गया। तो ये 1,65,000 -8,400, तो ये आपका आया 1,56,600। तो ये तो इंटरेस्ट खाली अभी माइनस हुआ है। अब यहाँ पे और लेस कर दो टैक्स 50%, डिवाइड बाय 2 कर दूं मैं, सिंपल रहेगा, 78,300। तो यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 78,300 आएगा। अब इसमें से एक और चीज माइनस करनी है आपको, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो 12% लेना है 1,20,000 का। तो 14,400।
ये मेरा आ जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। तो 78,300 माइनस 14,400, तो 63,900, ये मेरा आ गया प्रॉफिट। अब मैं निकालूंगा, अब फोर्थ चीज निकालूंगा मैं, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालता है? मेरा जो टोटल एवरेज प्रॉफिट आया, एक्चुअल जिसको मैं बोलता हूं प्रॉफिट, उसमें से माइनस करूंगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जितना मैंने सोचा था। टोटल एवरेज प्रॉफिट था मेरा 63,900, और सोचा कितना था मैंने? ये रहा 29,400। तो मेरा सुपर प्रॉफिट मतलब कितना ज्यादा आया? तो 34,500। अब मुझे गुडविल निकालना है, इजीली मैं निकाल लेता हूँ गुडविल। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो 34,500 इंटू 3, तो 1,03,500। क्लियर? तो ये आपका सुपर प्रॉफिट आ चुका, सॉरी गुडविल आ चुका आपका, ये रहा 1,03,500। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे मैं आपको टाइम दे रहा हूँ लिखने का। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैसे निकाला, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बोले। उसके बाद हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाला, उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था उसको बिफोर टैक्स लेके गए, और उसके बाद जैसे इन्होंने कहा था कि 22,500 हो रहे वी इंक्रीज हुआ है, वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। फिर वेट एवरेज प्रॉफिट निकाला, उसमें से पहले हम माइनस करते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट, उसके बाद माइनस करते हैं टैक्स, और उसके बाद माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड आता है। फिर उसको टोटल एवरेज प्रॉफिट माइनस करेंगे हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से, तो जो मेरा प्रॉफिट एक्चुअल आता है और मैंने जितना सोचा था, जितना डिफरेंस मेरा पॉजिटिव आया, वो मेरा क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट। फिर इसको नंबर ऑफ ईयर्स में इंटू कर दूंगा, 3। 3 कहां से आया? ये रहा, वैल्यूएशन एट 3 टाइम्स। क्लियर? तो अभी मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।